Exercise 3.4, question number 2. यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन मेरा लगेगा R1 चेंजेस टू R2, राइट। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका 1 1 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 0, फिर R2 को रिमूव करना है तो T2 को रिमूव करेंगे हम, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है। सर हम वो R2 माइनस R2 को रिप्लेस किए हैं माइनस R2 से, वहीं पे मेरा गलती हो गया था। वही तो कह रहा हूँ यार, मतलब कल मैंने जब बोर्ड वाले में पढ़ाया था तो उन्होंने इसमें से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा था। मैं बोलूँ कि यहाँ पे आप लोगों को इतना दिक्कत कैसे होने लगा? सर एक 7 नंबर देख लीजिए। नहीं निधि, जरूरी नहीं है। सेवन में भी मेरे ख्याल से आंसर तो आना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट मेरे को दिख रहा है। सेम कुछ गलती की होगी। 3152। लैपटॉप नहीं हो रहा है। ये तो चल रहा है, जूम हैंग हो गया है।
ओके देखो आनंद, मैं सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब अपनी यहाँ पे गलती आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए। सर बन गया है, हो गया सर, गलती पकड़ लिए। ओके नेक्स्ट गाइस, मेरा ये क्या कहते हैं, जूम अभी दोबारा ऑन करना पड़ गया, तो कुछ मैसेजेस भेजे थे। लाइक मुझे याद है कि निधि ने 15-16 बोला था। कहाँ गया 15? ओके निधि 15 में मेरे को एक बार ये बताना, ठीक है? मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे को रो वाइज जल्दी से एलिमेंट्स बताओ। सर 2 - 3 3, फिर 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल चेंज रो 1 टू हाफ ऑफ रो 1, राइट? तो रो 1 को हाफ ऑफ रो 1 करेंगे, तो यहाँ पे उसके कारण ये 1 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। बाकी सब तो वैसे ही रहने वाला है। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम रो 2 को चेंज करेंगे, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 करके, एंड रो 3, क्योंकि देखो नीचे 3 है, ऊपर 1 के हेल्प से मेरे को माइनस करना है, तो ऑब्वियसली 1 को 3 गुना करना पड़ेगा। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 -3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है? तो जिसके कारण अभी मैंने रो 1 में तो कोई चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले रो 1 को ऐसे लिख देते हैं, रो 1 को ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे डबल से माइनस करेंगे, तो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, वो 2 + 3 5 हो जाएगा, एंड 3 - 2 टाइम्स ऑफ दिस किया तो 3 - 3 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद रो 3 में आते हैं, तो यहाँ तो 0 आने वाला है, फिर -2 + 9/2, तो दैट विल गिव यू -2 + 9/2, -4 + 9 5/2 हो जाएगा, ठीक है? अगर कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा होगा तो जल्दी बताना। 2 - 9/2 हो गया यहाँ पे भी, तो 2 - 9/2 4 ये हो जाएगा -5, ठीक है? तो मेरा कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे जो 5 है, सबसे पहले उस 5 को क्या करना है, 1 बनाना है। तो रो 2 चेंजेस टू 1/5 टाइम्स ऑफ रो 2 करूंगा। सो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया है किसमें, रो 2 और सिर्फ रो 2 में चेंज किया है, तो इसका मतलब है कि मेरा रो 1 जो रहेगा वो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, नाउ अब मेरे को अगला टारगेट क्या रहेगा, अगला टारगेट रहेगा निधि इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, किसके हेल्प से, 1 के हेल्प से। तो रो 1 के लिए क्या करना होगा, रो 1 चेंजेस -3/2 है, तो यहाँ पे +3/2 लाते हैं टाइम्स ऑफ R2। सेकेंड वाले की बात करें तो R2 है, सॉरी R3 को चेंज करना है 1 के हेल्प से, तो -5/2 हो जाएगा उसका नेगेटिव, -5/2 टाइम्स ऑफ R2। अब यहाँ पे मेरा R2 तो पहले एज इट इज मैं लिख देता हूँ। फिर अगर हम ऊपर की बात करें तो R1 + 3 टाइम्स ऑफ दिस हो रहा है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0, एंड ये हो जाएगा, ये रहेगा 3/2। सर यस, सर ऊपर में 5/2 की जगह 19/4 आ रहा है। कहाँ पे कह रहे हो?
यस सर वहाँ यहाँ कह रहे हो? कौन से पोजीशन में? इस पोजीशन में कह रही हो? -2 -9/2। नहीं, 19 तो कोई आने का चांस नहीं दिख रहा। आपने कहीं गलती की होगी शायद, क्योंकि देखो अगर आप इस पोजीशन की बात कर रहे हो तो इस पोजीशन में क्या हो जाएगा? R3 मतलब -2 माइनस ऑफ -3/2 हो जाएगा। तो वो मेरे को मिलेगा -2 + 3/2, -2 + 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम होगा, यहाँ पे बनेगा -4। ओहो, एक मिनट, यहाँ पे एक 3 भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो ये 9 हो गया। तो -4 + 9, अब -4 + 9 इसीलिए यहाँ पे 5/2 आया है और यहाँ पे -5/2 आया है। यस सर यहीं पे गलत था, अब बन जाएगा। रिया, ये 15 नंबर क्वेश्चन ही है। अच्छा, आपने शायद पहले मैसेज किया होगा। दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर? निधि 15 के बाद कौन सा था? 16 का सर हम चेक कर लिए, वहाँ का गलती मिल गया। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया डन। अब आद्या ने बोला था कॉलम ऑपरेशन। आद्या देखो, कॉलम सर हम भी 2x2 मैट्रिक्स पे कॉलम अप्लाई किए थे तो आंसर नहीं आ रहा था। मेरा भी नहीं आ रहा। देखिए कॉलम वाले में क्या होता है, आप एक लॉजिक देखो। अगर आप नोटिस करोगे तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डर क्या बताया हुआ था? मैंने आपको ऑर्डर बताया हुआ था, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, राइट? पहले ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बेसिकली जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो हम कॉलम वाइज एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। आई थिंक आनंद को भी दिक्कत हुई थी, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया था। तो कॉलम वाइज भी सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो वी एक्चुअली ट्राई टू फिक्स द एलिमेंट्स कॉलम वाइज। वी एक्चुअली ट्राई टू फिक्स द एलिमेंट्स कॉलम वाइज, मतलब कि हम पहले कॉलम 1 को देखते हैं, कॉलम 1 के एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। तो कॉलम 1 में हमको सबसे पहले जहां पे 1 लाना होता है उधर 1 लाते हैं, फिर बाकी जहां जहां पे 0 लाना होता है वहां पे 0 लाते हैं, फिर हम जाते हैं कॉलम 2 पे। इसलिए अगर आप इस एरो को देखोगे तो पहला एरो जो है वो कॉलम 1 पे लगा हुआ है, और कॉलम 1 को अरेंज करने के बाद हम जा रहे हैं कॉलम 2 पे, और अब हम कॉलम 2 को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस एग्जांपल पे आए, इस एग्जांपल पे भी नोटिस करो नहीं, हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है कि पहले हम लोग कॉलम वाइज जाए, राइट? पहले हम इधर जाते हैं, ये मेरा कहने के लिए पहले 2-3 स्टेप इसी पे रहते हैं। हम इधर कहीं पे 1 करते हैं, बाकी दोनों को 0 करते हैं, उसके बाद हम इधर जाते हैं, अब इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सेम लॉजिक, जहां पे 1 करना होता है पहले 1 करते हैं, फिर बाकी सबको 0 करते हैं, और फिर लास्ट में यहाँ पे फिर से जहां पे 1 करना होता है 1 करते हैं, बाकी सबको 0 करते हैं। तो दिस इज हाउ वी प्लान। तो नोटिस करो कि व्हेन वी आर यूजिंग रो ऑपरेशंस, वी आर एक्चुअली अरेंजिंग और फिक्सिंग द एलिमेंट्स कॉलम वाइज। हम कहीं ना कहीं सॉल्व करने के टाइम पे कॉलम वाइज एलिमेंट्स को देख रहे हैं। तो जब आपको क्वेश्चन दिया गया है कोई भी लेट्स से 2x2 मैट्रिक्स का, 5 2 4 6 12, नहीं इसका तो इनवर्स निकलेगा नहीं, 2 4 6 8 कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, इसका निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे तो ए लिख दिया, यहाँ पे आई लिख दिया। अब आप लोगों से गलती जो हो रही होगी, जो मुझे फील हो रहा है, दैट इज आप लोग अभी भी यहाँ पे यही ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। क्या यही ऑर्डर फॉलो कर रहे थे आप लोग? सर 2 6 फिर 8 तब 4। 2 6, हाँ 2 6 8 उसके बाद 4, ये कर रहे थे। अब यही पे यस सर। गलती हो रही है, क्योंकि अब हम जब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए, इट्स लाइक दिस, कह सकते हो आप। मतलब जब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमको रो वाइज देखना पड़ेगा। रो वाइज देखना पड़ेगा इन द मींस, पहले आपको रो 1 के एलिमेंट्स को अरेंज करना है। पहले आपको, इफ यू आर यूजिंग
column operation, if you are using column operation, arrange or fix the elements row wise. पिछले वाले में क्या था, जब कॉलम रो ऑपरेशन था तो हम कॉलम वाइज अरेंज करते थे. अब यहाँ पे कॉलम वाइज देख रहे हो ना, आप कॉलम वाइज देख रहे हो तो आपको रो वाइज अरेंज करना पड़ेगा. रो वाइज एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा. जैसे देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट सबसे पहले क्या होगा, उस 2 को 1 बनाना है. अगर 2 को 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला ऑपरेशन होगा यहाँ पे R1 changes to half of R1. R1 changes to half of R1. सॉरी, अब तो कॉलम लगाना है ना मेरे को. सो C1 changes to C1 by 2. तो मैं C1 को हाफ कर रहा हूँ. C1 को हाफ करो तो ये 1 और 3 हो जाएगा, जबकि ये 4 और 8 ही रहने वाला है. ओके. अच्छा, मैं राइट साइड में आई में तो उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं. मुझे तो यहाँ पे इनवर्स लाना है. नेक्स्ट, अब मुझे इस 3 को 0 बनाना है. 3 को 0 बनाना है. अब हम लोग रो में क्या करते थे, उसके ऊपर रो के अकॉर्डिंग देखते थे. तो जब 3 को 0 बनाना होता था तो हम ऐसे देखते थे. लेकिन जब आप कॉलम वाइज देख रहे हो तो अब 3 को 0 बनाना है 8 के हेल्प से. 3 को 0 बनाना है अभी आपको 8 के हेल्प से. सर 4 को 0 बनाएंगे. क्या सर 4 को 0 बनाएंगे. सॉरी, पहले रो वाइज देख रहे हैं. ये 4 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से. तो अगर 4 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से तो हमारा C2 का चेंज होने वाला है. क्या चेंज? C2 changes to C2 minus 4 times of C1. C2 changes to 4 times of C2 minus 4 times of C1. तो यहाँ पे हमने C1 में तो कोई चेंज नहीं किया, तो पहले C1 को एज इट इज लिख दिए. अब यहाँ पे देखोगे तो 4 minus 4 into 1 0, फिर 8 minus 4 into 3 minus 4. ओके, तो वो 0 हो गया. अब आपका अगला टारगेट किस पे होगा? अब आपका अगला टारगेट होगा इधर. तो यहाँ पे पहले 1 किसको बनाना है, तो -4 की जगह पे 1 लाना है. अब अगर मुझे -4 की जगह पे 1 लाना है तो C2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? C2 को हम रिप्लेस करेंगे -1/4 टाइम्स ऑफ C2. C2 को रिप्लेस करेंगे -1/4 टाइम्स ऑफ C2. ओके. देन अब ये चेंज क्या आया? C1 में तो हमने कोई चेंज नहीं लाया तो वो ऐसे ही लिखेंगे. अब यहाँ पे -1/4 टाइम्स तो 0 रहेगा, लेकिन ये बन गया 1. अब ये जो 3 दिख रहा है इसको 1 बनाना है. 3 को 0 बनाना है, सॉरी, इस 1 के हेल्प से. तो नाउ दिस विल बी C1 changes to C1 minus 3 times of C2. So अब हमने C2 में तो कोई चेंज नहीं किया तो पहले उसको ऐसे लिख दिए. अब यहाँ पे होगा 1 minus 3 into 0, 1 ही रहेगा. नीचे वाले में रहेगा 3 minus 3 into 1, 3 minus 3 into 1, तो आ गया 0. तो आ गया मेरे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आप लोगों की बस आप लोग ऑपरेशन जो था ना, यहाँ पे क्या होता है, इसलिए आपको बोला गया था कि पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करो. उससे क्या होता है कि गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं. नोटिस कर रहे हो, मैं पहले 1 बनाता हूँ उसके बाद 0 बनाता हूँ. बुक में क्या है कि कहीं कहीं पे पहले 0 बनाते हैं उसके बाद 1 पे आते हैं, 1 वाले एलिमेंट. मुझे क्या फायदा होता है उससे? मुझे ये फायदा होता है कि मान लो जब मैंने इसको 1 बना दिया, इस वाले पोजीशन को 1 बना दिया ना, अब मेरे को 3 की जगह पे 0 लाना है 1 के हेल्प से, तो मुझे मल्टीपल के बारे में सोचना नहीं होता है. अगर 3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से तो 3 गुना करना पड़ेगा. अगर -3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से तो -3 गुना करना पड़ेगा. इस तरीके से तो वहां पे एकदम दिमाग नहीं लगाना होता. अब मान लो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 3x3 का. मैं जल्दी से क्वेश्चन ले रहा हूँ 3x3 का. आपको अब लोग जिसको भी डाउट था क्लियर हो जाएगा. लेट्स से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं. हाँ ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसका इनवर्स निकल जाएगा. एक माइनस बीच में लगा देते हैं तो डेफिनेटली निकल जाएगा. ओके. यस आदर्श, बस इतना देखो कि जब वी आर यूजिंग रो ऑपरेशन ना, तो हम लोग कॉलम वाइज एलिमेंट्स को पहले सेट कर रहे हैं. कॉलम वाइज एलिमेंट्स को सेट कर रहे थे. जैसे कि अगर इसी की बात करें, अगर आप यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाओगे तो आप सबसे पहला काम आपका क्या रहने वाला है, आप इसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेट करोगे, मतलब 1 0 0 करोगे. उसके बाद यहाँ आओगे, उसके बाद यहाँ आओगे, राइट. दिस इज व्हाट वी फॉलो इन रो ऑपरेशन. अब कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा, आप पहले ऐसे देखोगे, उसके बाद ऐसे देखोगे, और उसके बाद ऐसे देखोगे. ठीक है ना. दिस इज द डिफरेंस. हाँ सर, लेकिन सीक्वेंस में तो पहले उसमें 1 2 3 फिर 6 5 -4 होगा. कौन सा सीक्वेंस?
वो कॉलम वाला। क्यों लेना देना उससे? अभी तो मैंने रैंडम कोई नंबर लिखा है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। नहीं सर, प्रीवियस क्वेश्चन में आप बताए थे। क्या बताया था? यहाँ पे कह रहे हो? थोड़ा ऊपर सर, शायद वो आप इरेज कर दिए सर। जैसे 1438 था ना। 1438 कहाँ है यार? यस सर। इसमें कह रहे हो? बोलो। यस सर, तो इसमें कॉलम वाइज आप बोले ना कि रो को लेना है, तो सर 1483 बोले थे हाँ सर, तो तो इसमें पहले 1438 होना चाहिए, ये पूछा। तो 1438 देखो, मैं समझा नहीं, और बोलो क्या कह रहे हो इसके बाद। सर आप बताया इसका सीक्वेंस 1483 होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको, अगर मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने बोला कि ये फॉलो करना है, राइट? ये ये यही बोला था। यस सर। सर मैं बोल रहा था सर 2468 क्यों नहीं होगा, ये टू पहले 6 फोर पे। अच्छा टू, नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले 2 4 जो है आपके रो 1 के एलिमेंट्स है, और 6 8 आपके रो 2 के एलिमेंट्स है। तो अगर आप पहले 2 को सेट किए हो, फिर 4 को सेट किए हो, फिर 6 को सेट किए, फिर 8 को सेट किए, तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। आई एम सेइंग कि पहले 1 बनाकर उसके हेल्प से 0 बनाना इज इजियर। क्या होगा कि मान लो आप 6 के जगह पे 0 लाना चाहते हो, ठीक है, लेट्स से लाइक ये पर्टिकुलर स्टेप आप कह रहे हो कि यहाँ पे इस स्टेप के बाद मैंने जैसे -4 को 1 बनाया, लेकिन आप पहले 3 को 0 बनाओगे। अब देखो यहाँ पे आदर्श, जब आप 3 को 0 बनाना चाहोगे तो ऑब्वियसली -4 का हेल्प लेना पड़ेगा। -4 का हेल्प लोगे तो हमेशा आपको एक यहाँ पे फ्रैक्शनल मल्टीपल पकड़ना पड़ जाएगा कॉलम में। फ्रैक्शनल मल्टीपल पकड़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इशू हो जाएगा। बट अगर आप नोटिस करोगे, मैंने क्या किया, मैंने पहले -4 को 1 बनाया, अब मुझे दिख रहा है कि इस 3 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, तो दैट इज वेरी इजी। द रीजन व्हाई आई हैव बुक्स वगैरह को कुछ नहीं बोल के मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले 1 बनाओ उसके बाद 0 बनाओ। द रीजन इज आई नो दैट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व। सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, इवन टाइम भी कम लगता है, क्योंकि जहां पे हमको 0 बनाना होता है, मैंने पहले भी बताया, वी एक्चुअली यूज ऑपरेशन नंबर 3। ऑपरेशन नंबर 3 में वो जो दूसरा रो या दूसरा कॉलम पे जो हम मल्टीपल लगाते हैं, if that multiple is a whole number it will be easier for you, but if that multiple is a fraction then it will be slightly time consuming for you. Second thing is, the reason why I'm saying is 1 जब मिल जाता है ना, अब सिंपल से अगर मैं बात बोलूं कि आपके पास 7/2 है, मुझे 1 के हेल्प से 7/2 को 0 करना है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 7/2। मान लो बहुत खतरनाक सा फ्रैक्शन है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5 6 7 8, मेरे को इस फ्रैक्शन को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, 1 में कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक जगह पे फ्रैक्शन है 5/7, एक जगह पे फ्रैक्शन है लेट्स से 9/2, एक जगह पे 5/7 है, एक जगह पे 9/2 है। अब 5/7 को 0 बनाना है 9/2 के हेल्प से, बताओ कैसे बनाओगे? थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट बेटर अप्रोच खुद सॉल्व करोगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आप ऑर्डर चेंज कर लो, देखो कहाँ पे आपको टाइम कम लग रहा है, आपको खुद पता चल जाता है वहां पे। ये क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछने वाला है नहीं। ओके नेक्स्ट, तो अब अगर हम इधर की बात करें, चलो अब देखो निधि, यहाँ पे आपका लॉजिक सेम रहने वाला है कि वहां तो पहले 1 आ गया, अब हम 2 को 1 बनाएंगे, 2 को 0 बनाएंगे और 3 को भी 0 बनाएंगे। तो अब मेरा ऑपरेशन क्या लगेगा? C2 changes to C2 minus 2 times of C1 and similarly C3 changes to C3 minus 3 times of C1। याद कीजिए मैंने बोला था दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो, क्योंकि दोनों में हम C1 का हेल्प ले रहे हैं लेकिन C1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब मेरा यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, C1 को हम एज इट इज लिखेंगे, तो 1 -4 7 ऐसे ही लिखा गया। अब C2 माइनस डबल ऑफ C1 कर रहे हैं, तो यहाँ तो 0 हो गया। अब 5 + 8 हो गया 13, -8 - 14 हो गया -22। इधर की बात करें तो 0 हो गया, 6 + 12 हो गया 18 एंड 9 + 21, 9 - 21 एक्चुअली, तो ये हो गया -12। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया। अब आपका सेकंड टारगेट किस पे होना चाहिए? इस पे होना चाहिए। इसमें सबसे पहले उस 13 जो दिख रहा है 13, उसको हमको 1 बनाना है। तो 13 को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा?
C2 changes to 1/13 times of C2 करेंगे। तो C1 पहले लिख लो, सिली मिस्टेक से बचना है तो जो जिसमें चेंज नहीं करे पहले उसको लिख लिया करो। अब ये तो मेरा 1 हो गया, ये 0 रहेगा और -22/13 रहेगा ये। अब यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी वहां पे 0 है, जो नीचे -22/13 दिख रहा है उसको 0 करना है। और किसके हेल्प से करेंगे? वो जो ऊपर, Did I do some mistake? Yes, I did a mistake. नहीं मतलब अभी मेरे को -4 को 0 करना है और 18 को 0 करना है, राइट? तो -4 मेरा कॉलम 1 का है, तो कॉलम 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली मुझे कॉलम 3 में वो 18 को 0 करना है, तो कॉलम 3 -18 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कॉलम 2 पे कोई चेंज नहीं किया, तो सबसे पहले मुझे कॉलम 2 को लिख लेना चाहिए। तो 0 लिखा, 1 लिखा, -22/13 लिखा। अब आते हैं कॉलम 1 पे, तो 1 into 4 टाइम्स ऑफ दिस, ये -12 होगा क्या? ठीक। So now column 1 plus 4 times of column 2, तो column 1 plus 4 into 0, तो वही रहेगा, ये 0 हो गया। and 7 plus 4 times of basically this will be 7 minus 88/13, तो 88, 13 7 91, 91 minus 88 हो गया 3, तो you will have a 3 minus 3/13 here। अब आते हैं कॉलम 3 पे, तो 0 minus 18 टाइम्स ऑफ 0 0 रहेगा, फिर 18 minus 18 into 1 0 हो जाएगा, एंड -12 into -12 minus 18, अच्छा यहाँ पे प्लस 18 22, this will be something like 13 ओके, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, पूरा कैलकुलेट करना होगा। सो 22 into 18, 360 plus 36, 90, 396 हो गया, 396 minus 156, 396 minus 156, you'll have a 390, 150, 240, 240 upon 13। तो कॉलम 1 अरेंज, रो 1 अरेंज, रो 2 अरेंज। अब आते हैं रो 3 पे, तो रो 3 पे सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले जो 240/13 दिख रहा है इसको 1 करना है, तो कॉलम 3 चेंजेस टू उसका रिवर्स, 13/240 into C3। कॉलम 3 पे चेंज करें तो जल्दी से पहले कॉलम 1 को लिख दिया जाए एंड कॉलम 2 को लिख दिया जाए। अब मेरे को 3/13 को 0 बनाना है 1 के हेल्प से, माइनस, तो वहां पे क्या लिखेंगे? कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस 3/13 टाइम्स ऑफ, देख रहे हो मल्टीपल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट C2 चेंजेस टू, अब यहाँ पे -22/13 है, तो यहाँ पे +22/13 लगा देंगे बस, क्योंकि 1 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो -22/13 के साथ 0 बना। सो नाउ आई शुड गेट द आंसर हियर, 0 0 1। अब अगर इसकी बात करें तो 1 माइनस, ये तो ओके, आई टेक अ मिस्टेक, नहीं ठीक है, कुछ गलती तो होना नहीं चाहिए। दिस इज 0, कॉलम 2 पे आते हैं, 1 plus 22/13 into 0 1 ही रहेगा, एंड माइनस ये 0 हो गया। डन हो गया सॉल्व। अब अकॉर्डिंगली राइट साइड में ऑपरेशन लगाना है हमको। नोटिस कर रहे हो निधि, व्हाट आई एम फॉलोइंग? आद्या पता चल रहा है अभी? यस।
हाँ कर सकते हो आनंद, मैंने पहले भी बताया था ये दो एक ही साथ में किया करो, दो एक साथ में किया करो, टाइम बचेगा। निधि आया समझ में ना कैसे लगाना है? रो वाइज फॉलो करना, चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे। स्पेशली पहले 1 करो, उसके बाद हेल्थ से 0 करो। And as I've told you, this is important only for your board's point of view. When it comes to JEE, we will follow the adjoint वाला method, क्योंकि वो कम टाइम लगता है उसमें। चलिए, तो we had a good amount of time out here. कितना टाइम अब बचा है? 40 मिनट्स के आसपास खत्म हो गया। चलिए, तो और कोई डाउट है किसी का NCERT से? खत्म? PMI के क्वेश्चन छोड़कर बाकी सॉल्व कर लिए थे सबने? रविशंकर, रविशंकर, आवाज जा रही है तुम्हें? एक बार अनम्यूट करना। हेलो। हाँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? यार तुम क्या कहते हैं, सारे नहीं किए थे? क्यों नहीं किए हो सारे? यार रवि, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है क्या? इस तरीके से तुम सारे नहीं कर पाए थे, कितना मतलब सबसे पहले तो रिपीटिशन था, तुम्हें समझना पड़ेगा कि सब रिपीटिशन थे क्वेश्चन में। मुझे नहीं दिख रहा कि कोई भी क्वेश्चन स्पेशल था। अगर एक बार हम लोग एक्सरसाइज पे जाए, अगर क्वेश्चन ही कुछ अलग होता तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को भी कुछ अलग मिलता। आप देखो तो 1 से लेके 18 तक सारे के सारे सेम क्वेश्चंस है। एंड गाइस, ये किसी को भी मैं एज अ इंसल्ट या कुछ नहीं फील करा रहा, बट कल बोर्ड्स वाले में दे हैड लेस डाउट्स देन यू। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ स्टूडेंट जो है ना, वो तो बोर्ड्स वालों के मुकाबले भी बहुत कम मेहनत कर रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को इंसल्ट फील नहीं कराना चाहता, बट दिस इज द रियलिटी। अभी अगर मैं बोर्ड्स में से 3-4 स्टूडेंट को ले आऊं, उनका स्पीड सॉल्व करने का आपसे आगे निकला हुआ है, और यहाँ पे आप में से हर एक लोग जेई को टारगेट कर रहे हो। तो अगर जेई को टारगेट कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, यू हैव टू बी बेटर देन ईच वन ऑफ देम जो बोर्ड्स में है ना। इफ यू आर लैकिंग समवेयर बिहाइंड देम ना, तो दैट इज योर मतलब कह सकते हो योर फॉल्ट। यू आर नॉट वर्किंग एज हार्ड एज रिक्वायर्ड। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं ऑब्वियसली पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, बट व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन क्लासेस ना, ये ऑनलाइन में बच रहे हो। ऑफलाइन में यहाँ में से एक स्टूडेंट नहीं बचेगा। लेट मी टेल यू, यहाँ पे क्या है कि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है कि देयर आर चांसेस कि वो इंटरनेट का हेल्प लेकर या आसपास बुक का हेल्प लेकर आंसर कर देगा, बट ऑफलाइन में मुझे रियलिटी पता चल जाएगा। एंड लास्ट ईयर आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। ऑनलाइन में यू गाइस वे, मोस्ट ऑफ यू वर परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट व्हेन इट केम टू द ऑफलाइन क्लासेस, सडनली आसमान से जमीन पे गिरने वाला हाल हो गया था आधे से ज्यादा लोगों के लिए। तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुमारो। हाँ, कल हम लोग मैट्रिसेस खत्म हो गया है, थोड़ा मोड़ा टाइम है आपके पास। कल के दिन में जितना इनफैक्ट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द क्लास, देन हम लोग बात करते हैं। Okay, so guys, now we are going to start with determinants. Okay, next 20-25 minutes pay attention properly, because again यहाँ पे starting में थोड़ा सा theory है, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिलेट करने के लिए पीछे जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं या कोई कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला जहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज हुआ है, सो दैट आपको थोड़ा सा फील होगा ये चीज। सो 2-3 चीजें यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने बताया था कि फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट्स, ये सम कितना है? 10 नंबर है, ठीक है, 10 मार्क्स। तो पेपर में कहने के लिए 80 नंबर में से 10 नंबर 12.5%,
is based on completed these two topics. उसमें से आधा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो लगभग कह सकते हो कि 4 क्लासेस में हमने 4 से 5 क्लासेस में हमने 5 नंबर अराउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली, तो जो आपको दिक्कत होने वाली है दैट विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट होता है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आयरनी इज डिफिकल्ट फॉर बोर्ड्स, बट इजी फॉर जेई। कैसे, वो मैं बताऊंगा। हम लोग कुछ वहां पे वैल्यूज वगैरह डाल के काम बहुत आसान कर लेते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन जेई में आता है, जो कि जनरली नहीं आता उस टाइम पे, वहां पे बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। बट जब क्वेश्चन होता है बोर्ड्स में, तो इट विल टेक यू 5-6 मिनट्स एटलीस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, एटलीस्ट कह रहा हूं। ओके, अच्छा, और एक चीज, आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में पता है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर आप जेई में भी देखोगे, तो जेई में एडवांस वगैरह में क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे एक केस देता है, एक सिचुएशन देता है, थोड़ा या कह सकते हो एक स्टेटमेंट देता है, और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब से बोर्ड्स में भी आपके इस साल से आपके सीनियर अगर दे पाते हैं तो ठीक, नहीं तो आप पहले बैच होगे जो केस स्टडी के क्वेश्चंस करोगे। तो वहां पे एक रियल लाइफ सिचुएशन दिया हुआ रहता है, और उस रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर आपको मिलते हैं 5 MCQ क्वेश्चंस। यू गेट 5 MCQs, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है एनी 4, ठीक है। और कह सकते हो टोटल तो 4 नंबर हो गया, एक नंबर का रहता है। एंड पूरा जो 80 नंबर का पेपर है ना, उसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं अभी इस साल जो आपके सीनियर का फिलहाल जो पैटर्न है उसके बारे में बात करूं, तो देयर आर 16 1 मार्क क्वेश्चंस प्लस 8 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन नॉर्मल ऑब्जेक्टिव वाले हैं, और 8 क्वेश्चन इनके वो हो जाते हैं। हाँ अंजन, मैं कराऊंगा अभी डिटर्मिनेंट्स करने के बाद। अब देखो होता क्या है, केस स्टडी के क्वेश्चंस में एक रियल लाइफ सिचुएशन दिया हुआ रहता है। रियल लाइफ सिचुएशन जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत हद तक हम रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया, ये चीज मैक्सिमम कहां तक बढ़ सकती है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। फिर एक टॉपिक होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो मैंने नोटिस किया है कि हार्डली देयर आर 4 चैप्टर्स जो कि केस स्टडी में आएंगे। उनमें से एक टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। रीजन इज, आप लोगों ने जो मैट्रिसेस का सबसे पहला एक्सरसाइज था, याद करो, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ था, उस स्टेटमेंट को आप लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। याद है, a into x is equal to b वाला किया था। अगर मैं एक बार उधर लेके जाऊं, जैसे इसी को देख लीजिए ना, ये एक क्वेश्चन है जहां पे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लेकर हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, टेलीफोन वाला। इसके अलावा हाँ, ये सब जो क्वेश्चन थे जहां पे आपने क्वेश्चन को पढ़ के मैट्रिक्सेस में कन्वर्ट किया था, उसको क्वेश्चन को पढ़ के मैट्रिक्सेस में कन्वर्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे कहने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशंस का कहीं ना कहीं, ये यहाँ से एक चीज हमें फील होती है कि जो लीनियर इक्वेशंस पहले आप लोगों ने किया हुआ है, इट हैज टू डू समथिंग विद मैट्रिसेस। अब लीनियर इक्वेशन जो आपने 10th में किया है वो 2 वेरिएबल के लिए किया है, बट आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल्स के भी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना हुआ तो वहां पे आपको डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। इनफैक्ट आपको अगर याद है तो क्लास 10th में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था, दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। फिर
चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर आपको फॉर्मूला याद है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था। अभी इस एक्सरसाइज में भी चैप्टर नंबर 4 में भी एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो छोटा सा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, मतलब जस्ट रिलेट करने के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स टुक प्लेस व्हाइल मैथमेटिशियंस वर ट्राइंग टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स का हेल्प लिया गया। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे। दिस इज द फॉर्मूला जो कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे। ठीक है, गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अब जैसे कि ये 2 क्रॉस 2 मतलब मैट्रिक्स तो सब पता है ना, तो मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। क्या होता है ये सब थोड़ा आगे बात करेंगे। तो मैथमेटिशियंस डिफाइन दिस सिंबल एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 बोलने का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि हम जब एक डिटर्मिनेंट भी एक तरीके से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, एंड मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो उसका हम ऑर्डर बताते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। बट जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम रो इनटू कॉलम नहीं बोलते, हम सीधा बोलते हैं इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला जाता है तो हम बाय डिफॉल्ट हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, अगर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे 2 डंडे लगा देते हैं। वेरी मच सिमिलर टू यू कैन से मॉडुलस वाला साइन, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट करें। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड द 4 numbers arranged in row and column are called its elements। जैसे कि हम मैट्रिसेस में भी उनके अंदर के एलिमेंट्स को, उनके अंदर जो वैल्यूज होती थी उनको एलिमेंट्स बोलते थे, सेम यहाँ पे भी जो अंदर A1 A2 B1 B2 लिखा हुआ है उसको उसके एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और इसका वैल्यू डिफाइन किया गया था A1 B2 माइनस A2 B1। तो कहने के लिए एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया था। वेरी मच सिमिलर टू जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोग करते होगे, अगर आपको याद है तो x अपॉन b1 b2, याद कीजिएगा x अपॉन b1 b2 c1 c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो b1 c2 आता था, फिर b2 c1 आता था। ठीक है, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं जब एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड फाइनली जो फॉर्मूला होता था दैट फॉर्मूला वाज x इज इक्वल टू d1 अपॉन d एंड y इज इक्वल टू d2 अपॉन d। ये इसका और इसका बात किया जाए, दोनों का डिनोमिनेटर देखोगे तो सेम था, जो चेंज आता था वो न्यूमरेटर में चेंज आता था, और वो तीनों चीजें कुछ 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके निकाला जाता था, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ओके, तो थोड़ा सा आई होप इसको रिलेट करने में आपको आसानी मिली होगी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 3 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 2 को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में सिंपली स्क्वायर हम लोग वो करते हैं। 3 क्रॉस 3 में अभी फिलहाल इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, आगे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एज ऑफ नाउ मैं जस्ट आपको एक पैटर्न दिखवाना चाहता हूँ। 3 क्रॉस 3 में क्या है कि ये आपके पास 9 एलिमेंट है टोटल। ठीक है, अब इसका एलिमेंट, इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आप चाहो तो या तो रो के अलोंग कर सकते हो, या फिर एज ऑफ नाउ 1 मिनट थोड़ा टाइम के लिए इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर इस पे वापस आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट। एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट होता क्या है? सो द डेफिनेशन सेज to every square matrix A of order n we can associate a number real or complex which is called as determinant of the square matrix। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हो जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ओके, तो अभी डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अगली स्लाइड में आने वाला है, बट अभी अगर ऑर्डर वाइज चले तो आपको स्क्वायर मैट्रिसेस मिलेंगे, या तो 1 into 1 का, या 2 into 2 का, या 3 into 3 का।
तो अगर आपको एक 1 into 1 का मैट्रिक्स मिलता है तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट उसका अंदर का वैल्यू हो जाएगा सिंपली let A is equal to 1 into 1 matrix, therefore determinant A is defined as this. ये सिंबल लगाओगे आप, मैट्रिक्स का नाम लिखोगे, उसके बाद वो डंडे लगा दोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर का एलिमेंट को एज इट इज लिख दोगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, कैपिटल A इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स है A दैट इज इक्वल टू -3, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है -3। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, so that will be equal to again -3। निधि ने पूछा हुआ है कि निधि व्हाट इज, निधि पूछ रही है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। निधि, मैट्रिक्स वाज यूज्ड टू बी एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे, बट डिटर्मिनेंट क्या होता है, वी कैन एसोसिएट अ नंबर टू एवरी मैट्रिक्स। तो सारे मैट्रिक्स को आप एक सिंगल नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चाहे वो 4x4 का ही मैट्रिक्स क्यों ना हो, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू। इट कैन बी अ रियल नंबर, इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो ए मैट्रिक्स था, अब ए मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट था, डिटर्मिनेंट निकाले हो तो वही निकल कर आया। फिर आए हम लोग बी मैट्रिक्स के ऊपर, बी मैट्रिक्स के अंदर 4 नेक्स्ट एग्जांपल है, ये 2x2 का हो गया, ये 1x1 का हो गया। अब 2x2 में अभी हमने बात किया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए आपका डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और फिर आपका ये सी आपका बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AD माइनस BC लिखा हुआ है, AD माइनस BC लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारे पास 5, 3, -1 और 4 है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, फिर माइनस लगाना है, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा आपका 3 के साथ, तो ये 5 into 4 हो गया 20, और यहाँ पे हो गया -3 बन गया आपका +3, तो 20 + 3 हो गया 23। तो इसलिए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना लिया दिखाया हुआ है, 23 दिखाया हुआ है। तो देख सकते हो कि मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट थे, बट जब हम उसी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करे थे तो दैट केम आउट टू बी अ सिंगल वैल्यू। अंजन, बहुत जो लीनियर इक्वेशन, रियल लाइफ यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स का ऑलरेडी बता चुका हूं। वी यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ मोर इफेक्टिव वे, जब हमको बहुत सारे डेटा को मैनेज करना होता है, जैसे हमने एक चैप्टर तो खत्म कर ही लिया, तो मैट्रिक्स का रियल लाइफ एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनेंट्स, तो पहला चीज हो गया कि ये लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। कहीं ना कहीं हम पहले लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालने में कहीं ना कहीं हमें ये चीज हेल्प करता है। इसके अलावा हायर अलजेब्रा में बहुत सारे जगहों पे यूज होगा। इनफैक्ट अभी मैं आगे बात करूंगा तो आपको दिखेगा कि कुछ वेक्टर में भी आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज देखी होगी, ठीक है। सो ये हो गया 2x2 का। अब आते हैं 3x3 के लिए, बट 3x3 का मैट्रिक्स को के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सही तरीके से समझना होगा व्हाट आर माइनर्स एंड व्हाट आर कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर्स। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट obtained by deleting a particular row or column in which that element lies। मतलब कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर का सबसे पहले माइनर किसके लिए डिफाइन करते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो हम किसी एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं, और वो क्या होता है, कैसे निकालते हो, सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज। कैसे ऑब्टेन करते हो, आप उस एलिमेंट का पर्टिकुलर रो को हटा देते हो, कॉलम को हटा देते हो। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले तो ये थोड़ा सा आई थिंक कट गया है, तो यहाँ पे 3 1 आएगा, यहाँ पे 3 2 आएगा और यहाँ पे 3 3 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज कोफैक्टर्स। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि जैसे कि यहाँ पे देखो माइनर ऑफ A12 मतलब मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए आपको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे रो को कॉलम हटाना है और मेरे को रो को हटाना है। तो कॉलम और रो को जब हमने हटा दिया तो फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो A21 A31 है जो कि यहां लिखाया है, और इसके बाद
यहाँ पे देखोगे तो A23 और A33 है जो कि यहाँ लिखाया है, ठीक है। तो अब आप जो वैल्यू बची है ना, उन वैल्यू का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे। जो वैल्यू बची है, जैसे कि जब हम 3x3 मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने जाएंगे तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटर्मिनेंट। और वो माइनर डिटर्मिनेंट आता कैसे है, तो आप उस एलिमेंट के रो को हटा देते हो, कॉलम को हटा देते हो, तो जो बचे हुए नंबर्स रहते हैं ना, आप उनको उसी ऑर्डर में लिखकर उसका डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हो। यस आकाश, हमेशा। सो ऑन का मतलब तो यही कि अब मान लो कि ये जो सो ऑन कह रहे हो, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं M13, तो M13 से आपको क्या पता चलना चाहिए आनंद, कि हम वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वहां पे आप कहने के लिए इसको और इसको हटा दोगे, तो क्या बचेगा, ऊपर से देखोगे तो पहला रो का बचेगा A12 और A13 बचेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे A12 A13, फिर नीचे एक वाले का बचेगा A22 A23। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22, ठीक है। Yes आदर्श, it can be 4x4 also, it can be any square matrix। क्या होगा कि देखो, जब हम 3x3 मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो हमको 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एक 4x4 मैट्रिक्स में हमको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो पहले उसके लिए 3x3 आएगा, तो वहां पे हमें उस 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। माइनर का डेफिनेशन क्लियर है क्या? आगे एक एग्जांपल है वैसे, सो यू डोंट हैव टू वरी एज ऑफ नाउ। बस इतना समझिए कि अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स है और वहां पे अगर हमको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो सबसे पहले आप उस एलिमेंट का रो को हटा दोगे, कॉलम को हटा दोगे, तो बाकी जो बचा एलिमेंट उसको उसी तरीके से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। फिर आते हैं किस पे, फिर आते हैं हम लोग तो आप वहाँ पे लिखे तो M31 का माइनर, M13 का था, M31 का था, हाँ M31 का था, M31 का था। ओके, अगला है टॉपिक कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर्स में क्या है गाइस कि कोफैक्टर्स में उसका एज सच कोई अपना डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इट हैज नो सेपरेट आइडेंटिटी एंड इट इज रिलेटेड टू, यहाँ पे कोफैक्टर इंग्लिश गलत लिखा है, माइनस होगा। So cofactor has no separate identity and is related to the minor as Cij। ये लिखा हुआ है यहाँ पे Cij is equal to -1 into the power I plus j into Mij। ये कह रहा है बेसिकली, पहले तो मैं इसको ठीक से यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो Cij is equal to -1 whole to the power I plus j into Mij, ठीक है। Cij is equal to -1 whole to the power I plus j into Mij। तो बेसिकली जब हमको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है तो पहले तो आप उस एलिमेंट का माइनर निकालते हो और फिर उस माइनर के साथ एक चीज मल्टीप्लाई करते हो। बेसिकली क्या बोलूंगा यहाँ पे, माइनर मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर I plus j, ठीक है। तो बस उस माइनर के साथ ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे मुझे उस एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाता है, इससे मुझे उस एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाता है। एम आई क्लियर एवरीवन? व्हाट इज माइनर? तो माइनर ऑब्टेन करने का प्रॉपर तरीका बताया हुआ है। व्हाट आर कोफैक्टर्स? तो कोफैक्टर का एज सच कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है, इट इज रिलेटेड टू माइनर ओनली। बट कैसे रिलेटेड है, तो जैसे आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हो वो आपको पता है,
अब अगर मेरे को उसी एलिमेंट का मान लो को फैक्टर निकालना पड़ा, तो आपने ऑलरेडी माइनर निकाल रखा होगा, बस उस माइनर के साथ मल्टीप्लाई करना है -1 टू द पावर i प्लस जे, आपको उस एलिमेंट का को फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग माइनर निकालते थे मैट्रिसेस के अंदर या डिटर्मिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स के लिए, सिमिलरली को फैक्टर्स भी डिटर्मिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स के लिए निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एक बार इस एग्जांपल को थोड़ा कोशिश कीजिए तो समझने का, पहला एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर यहाँ पे 2x2 है, 2x2 के लिए भी माइनर निकालने का तरीका वही रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे हम M11 का निकाल रहे हैं, M11 मतलब A हो गया, M11 मतलब A हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका कॉलम को हटा दिया, इसका रो को हटा दिया, तो क्या बचा आपके पास, D बचा, आपके पास बचा D। अब हमको निकालना था C11, फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कहेगा कि -1 टू द पावर i प्लस जे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे आपका i का वैल्यू भी इधर से देखोगे तो आपका i भी 1 है और आपका j भी 1 है, राइट, i का वैल्यू भी 1 है और j का वैल्यू भी 1 है। सो दिस विल गिव यू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। ये कैसे हुआ, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। अब -1 के ऊपर पावर क्या है, फाइनली इवन है, तो +1 ही बन जाएगा। तो कहने के लिए इस केस में जो इसका को फैक्टर होगा वो उसके माइनर के बराबर ही आएगा, और माइनर हमने कैलकुलेट किया था वो आया था D, वो आया था D। ठीक है, अब अगर हम आते हैं M12 के ऊपर, M12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये B की बात कर रहे हैं। अब अगर हम सबसे पहले B के रो और कॉलम को हटा देते हैं तो क्या बचा भाई, सिर्फ C बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम माइनर की बात करेंगे तो उसका माइनर हो जाएगा C, लेकिन जब उसका को फैक्टर का बात करेंगे तो अगेन अगर हमको सेम फॉर्मूला लगाना है तो -1 टू द पावर अब कितना आएगा, अब यहाँ पे i का वैल्यू देखो 1 है और j का वैल्यू 2 है, राइट, बिकॉज यहीं से मुझे, दिस इज माई i ना, दिस इज माई i एंड दिस इज माई j। तो अब i का वैल्यू हमें पता है 1, j का वैल्यू पता है 2, तो अब 1 + 2 करोगे यहाँ पे इंटू M12। अब देखो यार -1 के ऊपर पावर ऑड है, मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ M12, माइनस ऑफ M12। ठीक है, और M12 का वैल्यू हमने C निकाला हुआ था, तो माइनस ऑफ M12 कितना हो जाएगा, -C हो जाएगा। तो बेसिकली जो -1 के ऊपर जो पावर लगा रहे हैं, ये आपको भी पता है कि -1 के ऊपर जब भी पावर इवन होगा तो +1 बन जाएगा, तो उस केसेस में को फैक्टर की वैल्यू माइनर के बराबर ही रहेगी। लेकिन जहां जहां पे -1 के ऊपर पावर ऑड बनते रहेगा वहां पे को फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव और माइनस के बराबर होगी, वहां पे को फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव और माइनर के बराबर होगी। यस अंजन, एग्जैक्टली, यस अंजन, मतलब यही लॉजिक है। i प्लस जे जहां जहां पे इवन होगा को फैक्टर का वैल्यू माइनर के बराबर है, i प्लस जे जहां जहां पे ऑड होगा को फैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत? इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, अगर ये चीज क्लियर है तो जल्दी से, आई विल गिव यू ओनली 2 मिनट्स, इसके पहले 3 एलिमेंट्स का आप माइनर और को फैक्टर लिखो जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2 मैं उसके बाद स्लाइड नीचे करूंगा, नीचे आंसर है, आप जल्दी से, हाँ ये रहा, इसके पहले 3 एलिमेंट्स का माइनर और को फैक्टर लिखिए, हरी अप।
वेरी गुड। सो निधि ने लिख लिया, आनंद ने लिख लिया, दीप ने कर लिया है। आद्या डन, राघवेंद्र डन, ग्रेट। हरी अप बाकी लोग जल्दी करो। ओके, सो अब अगर हम बात करें सबसे पहले पहला एलिमेंट पहला कॉलम का, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एलिमेंट वाला, तो उसके केस में क्या किया जाएगा, पहले ये और ये इसको रिमूव करोगे तो क्या बचा, QRYZ। तो देखिए इसलिए यहाँ पे QRYZ लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Q इंटू Z यहाँ पे लिखा है, फिर Y इंटू R यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, Q इंटू Z माइनस Y इंटू R यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप I और J को ऐड कर रहे हो तो 1 + 1 2 हो गया, इवन हो गया, और इवन हो गया तो इसीलिए यहाँ पे इसका माइनर इसके कोफैक्टर के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका माइनर इसके कोफैक्टर के बराबर होगा। M11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू सॉरी C11, ठीक है। तो वो इवन हो रहा है तो इसलिए वो M11 के बराबर ही होगा। अब बात करते हैं B का। B हो गया मेरा कौन सा, इसको पहले रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जब हमको यहाँ पे B मेरा पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, M12, तो M12 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वहां पे P X फिर यहां से R Z, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा PZ माइनस XR, PZ माइनस XR। अब हमको निकालना है C12। अब 1 + 2 करोगे तो ये क्या है, ऑड हो गया तो ये C12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M12 के बराबर होगा। तो कहने के लिए इसके आगे माइनस लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका XR माइनस PZ, XR माइनस PZ, ठीक है, ठीक है अंजन। ओके, तो गाइज बताओ यहां पे कोई दिक्कत किसी को, फिर कैन आई मूव फॉरवर्ड, रिया, रवि, निधि, दिव्या, आकाश, त्रिपुरारी, कोई दिक्कत यहाँ पे, शिवम, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम पहले अब जो पढ़ेंगे ना वो कहने के लिए फिर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये मेथड फॉलो करोगे। क्या कहता है ये कह रहा है लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 3 4 चलेगा, more than 4 भी चलेगा एक्चुअली। So determinant of A is defined as the product of elements, as the sum of product of elements of any one row or any one column with their corresponding cofactors। ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी रो पकड़िए या फिर कोई भी कॉलम पकड़िए, मान लीजिए आपने रो 1 पिक किया, तो रो 1 के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करते जाइए। रो 1 के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करते रहिए। मतलब कहने के लिए इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लो कि ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, 3 × 3 का। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, हमने इसको कैलकुलेट करना चाहा यूजिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में अगर एलिमेंट्स देखोगे तो A11 है, A12 है, A13 है। अब A11 को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी C11,
फिर आएगा प्लस, फिर पहला रो का दूसरा एलिमेंट है A12, अब A12 को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके कोफैक्टर के साथ, दैट इज C12, प्लस A13 को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके कोफैक्टर के साथ, दैट इज C13। अगर आप यही यूज करना चाहते हो यूजिंग सेकंड कॉलम, यूजिंग सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम कौन सा हो गया भाई, ये वाला हो गया। तो अब A12 को C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32, तो दिस विल गो लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर आप इस यहां से इस फॉर्मूला को देखोगे तो C11 तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कैसे आएगा, C11 कैसे आएगा, इसको और इसको हटा दिया तो बचा क्या, A22, A23, A32, A33, तो वो चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। अब अगले वाले में क्योंकि A12 की बात करें तो वहां पे I प्लस जे ऑड हो रहा है, I प्लस जे ऑड होने के कारण जब आप उसका कोफैक्टर निकालोगे तो नेगेटिव ऑफ माइनर आएगा, तो नेगेटिव ऑफ माइनर आने के कारण ही यहाँ पे माइनस का साइन है, नेगेटिव ऑफ, ये समझ रहे हो ना, फॉर्मूला तो वही है कि आप हर एक एलिमेंट को उसकी कोफैक्टर के साथ ऐड करोगे। अगले स्टेप में जब वो कोफैक्टर उसने कैलकुलेट किया ना, तो कहने के लिए ये उसने कहीं ना कहीं थोड़ा माइनर के फॉर्म में लिख दिया, ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं माइनर के फॉर्म में है, और ये जो ऊपर जो फॉर्मूला है ये उसके कोफैक्टर के फॉर्म में है, राइट। तो बस उसने क्या यूज किया है कि जहां पे कोफैक्टर सेम रहता है माइनर के लिए तो वहां पे प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन जहां पे कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव होता है तो इसलिए वहां पे माइनस का साइन आया हुआ है। सिमिलरली अगर आप यहां भी ऑब्जर्व करोगे तो पहला है A12 मतलब 1 प्लस 2 ऑड हो गया तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अगला A22, 2 प्लस 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस का साइन ही रहा। अगेन 32 मतलब ऑड हो गया तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आया हुआ है। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? How do you calculate the determinant? So determinant is calculated by taking the sum of product of elements of any row with their corresponding cofactors. आप चाहो तो रो के अलोंग भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग कोफैक्टर निकालना, क्योंकि अभी आपको पता है तो बेसिकली कोफैक्टर को निकाल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। आगे एक एग्जांपल पे आएंगे तो आई थिंक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कोई भी रो को पकड़ना है, उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए, ऐड अगला एलिमेंट को अगले कोफैक्टर के साथ, फिर ऐड अगले एलिमेंट को अगले कोफैक्टर के साथ। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे 3x3 दिख रहा है बट यू कैन फॉलो दिस सेम प्रोसेस इवन फॉर 4x4 मैट्रिक्स और 5x5 मैट्रिक्स। क्वेश्चंस कैसे होंगे? सबसे पहले तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले तो ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। Okay, so I believe most of you are getting the answer. Ashish, I don't think my voice is lagging here. I don't think my voice is lagging. So everyone is getting the answer. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A11 will get multiplied with A plus 1 will get multiplied with A minus 1, फिर आएगा माइनस A plus 2 will multiply with A minus 2, right? अब यहाँ पे देखोगे तो इस x plus y into x minus y, तो उसका फॉर्मूला हो गया x square minus y square, तो a square minus 1 माइनस यहाँ पे आएगा a square minus 4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो I'll get a square minus 1 minus a square plus 4, तो a square कट जाएगा दोनों जगह से, -1 plus 4 will give you +3। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, मैं एक पोल शुरू कर रहा हूं एंड आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड बहुत ज्यादा है वैसे तो, चलो 20 सेकेंड।
20 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। पोल शुरू कर दिया मैंने। बीस सेकंड खत्म हो गया एक्चुअली में। 30 पे एंड कर दूंगा मैं पोल को। यू हैव 5 मोर सेकंड्स। तो इसी के साथ मैं पोल को कर रहा हूं एंड। देखो एग्जैक्टली 31 सेकंड्स पे एंड किया है। 16 में से 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 3 का आया है 38%, 4 ने सॉरी 3 लोगों ने ऑप्शन बी, 4 लोगों ने ऑप्शन सी, 1 ने ऑप्शन डी मार्क किया। नाउ गाइस, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस लाइक दिस, आई एक्सपेक्ट अ बेटर स्पीड फ्रॉम यू। तो इससे पता चल रहा है आपको स्पीड पे भी मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज ये सेम लास्ट वाला ही क्वेश्चन है एक तरीके से। 1 प्लस कॉस को 1 माइनस कॉस के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे होगा माइनस साइन, साइन इंटू साइन हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसको देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 0। इसीलिए इसका आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कितना टाइम चाहिए? आई थिंक 45 सेकेंड्स शुड बी एनफ। हाँ अंजन, देखा था मैंने। 45 सेकेंड्स स्टार्ट हो गया है। एक मिनट होने वाला है यार, 3 लोगों ने मार्क किया अभी तक। एक मिनट पार हो गया। रिजल्ट देखिए, 2 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया और 1 ने ऑप्शन सी मार्क किया है। तो 2 मैक्सिमम लोग उसमें भी गलती निकले, बिकॉज इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है। चलो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक और चीज है, डिटर्मिनेंट ना, डिटर्मिनेंट के लिए ये ट्रायंगल भी यूज किया जाता है। तो कहीं पे अगर आपको इस चैप्टर में ये दिखेगा तो ये मत सोचना कि कोई ट्रायंगल का एरिया निकाला जा रहा है। इट मींस वी आर टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लेट्स से हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, तो रो 1 के अलोंग करें तो 1 के साथ पहले क्या आएगा, 3 into 9, तो दैट इज 27। माइनस लगाओगे, अब माइनस लगाओगे -7 into 6, -7 into 6 -42 हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -42 लगा देना। अभी मैं पूरा शो कर रहा हूँ ताकि घर में जब आप ये देखो तो आपको पता चल जाए। अब आगे आते हैं। आगे आओगे तो आपको पता है कि जो अगला एलिमेंट है दैट इज A12, तो वहां पे माइनस का साइन आएगा, वहां पे माइनस का साइन आएगा उसके कोफैक्टर पे। इट इज नेगेटिव ऑफ इट्स माइनर। तो अब -4 into 9 will give you -36, फिर -2 into 6 will give you -18, फिर आएगा +3, +3 हो गया, -4 into -7 तो वहां से हो जाएगा +28, एंड माइनस लगेगा 2 into 3 हो गया 6। तो फाइनली अब अगर हम इसको करते हैं कैलकुलेट, तो 27 + 42 यार 69, और इंटू 1 है तो 1 ही रहेगा, 69 रहेगा। मतलब -36 इंटू माइनस और -18, -54, -54 + 2 डबल कर दो 108, फिर यहाँ पे 28 -6 हो गया 22, तो 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 हो गया 66। मान लो कि आप में से कोई अगर इस पोजीशन पे आता, कोई इस पोजीशन पे आता, तो तीनों नंबर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन भी तो नहीं हो सकता। इसके बाद अगर हम यूनिट प्लेस को ऐड करें तो 9 + 8 हो गया कितना, 9 + 8 हो गया 17, एंड 17 + 6 हो गया, एक मिनट यार कुछ मैंने गलती कर दी। -18 सर नहीं होगा। -18 नहीं होगा, 12 होगा।
-2। हाँ हाँ हाँ, ये कल भी गलती क्यों की है? तो 69 प्लस ये अब कितना हो गया, 48 इंटू 2 96, और यहाँ पे अपना था 22 इंटू 3 66। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी यूनियन डिजिट को ही देखते तो 9 प्लस 6 15, और 15 प्लस 6 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, अब 21 का 2 होगा कि नहीं होगा, बट लास्ट में 1 जरूर होगा। अब लास्ट में 1 वाला एक ही ऑप्शन है, और बाकी इनको अगर ऐड भी करना है तो पहले 60 प्लस 90 प्लस 60 कर लिया, 200 कितना हो गया, वो 210 हो गया। फिर 9 प्लस 6 प्लस 6 21, तो 210 में 21 ऐड किए तो 231 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना, तो आई होप थोड़ा सा आपको पता चल चुका है प्रोसेस। प्रैक्टिस करोगे स्पीड बिल्डअप होगा। कितना टाइम बचा अभी? ओके, वी हैव सम मोर मिनट्स। अभी हमको डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज वाले पार्ट। ठीक, 10 मिनट रहोगे, कंटिन्यू करें प्रॉपर्टीज वाला। इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की? हाँ, क्लास तो आई थिंक नहीं है, बिकॉज अभी मेरा सौरभ सर इन सबका एक 11th वालों के साथ एक 10 बजे का सेशन है, तो आई डोंट थिंक उनकी क्लास होगी। अच्छा सुनो, तो अभी तक ना हमने क्या क्या चीज देखी, अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो हमने टिल नाउ, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्लाइड आपको बोला था। हाँ, ये स्लाइड पे मैंने बोला था कि हम बाद में आएंगे। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? चेक करना, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना अब समझ में आ रहा है? देख रहे हो, A1 को लिखा है, फिर A1 के माइनर को लिखा है यहाँ पे, फिर B1 आया है तो B1 के लिए यहाँ पे माइनस लगाया है, फिर उसके माइनर को लिखा है, फिर C1 आया है उसके माइनर को लिखा है। ठीक है, तो अब आपको जान के थोड़ी सी खुशी होगी कि खाली इस फॉर्मूला के ऊपर आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 पूरा बेस्ड है। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 खाली इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब क्योंकि आपको को फैक्टर माइनर भी पता चल गया और थोड़े मोड़े हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, तो टिल नाउ आप लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.1 प्लस एक्सरसाइज 4.4 दोनों कर सकते हो। 4.2 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो अब हम पढ़ेंगे। 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहां से हम लोगों की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब मैंने 4.1 के बाद 4.4 को इसीलिए टारगेट किया गाइस, क्योंकि दोनों में हम सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। दोनों में हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स आता है और हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो 4.1 वाला जो फॉर्मूला होता है वो लोग कभी सिली मिस्टेक कर जाते हैं, और इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने तरीके में मेरा रहता है कि पहले ये समझ जाओ कि माइनर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना एक्सरसाइज 4.4 में है, और वो जो फॉर्मूला दिखाया था स्टार्टिंग में वो 4.1 है। तो अब आप लोग 4.1 और 4.4 एक साथ कर सकते हो, चाहो तो 4.3 छोटा सा टॉपिक है, खुद ही पढ़ के कर सकते हो। अब हमारे पास बचा क्या, तो एज पर एनसीईआरटी अगर बात करें सबसे पहले, तो एक्सरसाइज 4.2 दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट और मुश्किल भी होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लस डिफिकल्ट फॉर बोर्ड्स। मैंने जैसे बताया कि ये बोर्ड्स के लिए मुश्किल होता है, जेई के लिए आसान हो जाता है, बिकॉज हम वहां पे शॉर्टकट लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं एक तरीके से। एंड देन 4.5 exercise 4.5 is you can say solving linear equations. Now this is extremely important, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं केस स्टडी की बात कर रहा था ना, वो इसी में से निकल कर आएगा। केस स्टडी के लिए भी ये
बहुत बड़ा कंटेंडर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बस एक बार आदर्श मैट्रिसेस में दिखा है एक्स्ट्रा टॉपिक, जो ट्रेस हो गया, और इसके अलावा जो हमने अलग अलग लास्ट में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, इनवॉलंटरी, ऑर्थोगोनल, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये सब। ठीक है, अब क्या है ना कि अब आपका इस बार जो टॉपिक भी अगर देखोगे तो पहले कुछ मैट्रिक्स का आधा पार्ट हम आगे पढ़ रहे हैं, अब इधर इसके अंदर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला पार्ट है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला पार्ट है। तो एक बार हम वो भी जब देख लेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस करने में आपको थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है, बिकॉज ये जो टॉपिक के क्वेश्चंस है, हार्डली कोई क्वेश्चन होता है जो सिर्फ डिटर्मिनेंट बेस्ड होता है, या हार्डली कोई क्वेश्चन होता है जो सिर्फ मैट्रिसेस बेस्ड होता है। तो इसलिए हमको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का मिक्स कॉन्सेप्ट जरूरी है, वही वाले क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस में आते हैं। यही रीजन है कि पहले मेरे को पूरा ये खत्म करना है, देन वी कैन हैव 2-3 सेशंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेईई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बोला कि आनंद, ये 4.3 क्या कह रहे हो? uh, 4.3 आपका उसका बेस्ड है यार, आई थिंक एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड है। चलो, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। देखो, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझाता हूं, इतना कोई मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है, खुद ही पढ़ के समझ में आ जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये तो आपको सिंबल पता ही है, ये क्या है? ए ट्रांसपोज है, राइट, ए ट्रांसपोज। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस मैट्रिक्स को देखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जो भी इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, रोज को कॉलम में अरेंज कर दो, तो अब a1 b1 c1 पहला कॉलम आ गया, a2 b2 c2 दूसरा कॉलम, और a3 b3 c3 तीसरा कॉलम हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को एक और नाम से भी बोला जाता है, अब क्या होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ट्रांसपोज नहीं बोलते वो लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा प्रॉपर्टी था कि एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा, अगर आप उस मैट्रिक्स के को ट्रांसपोज कर दोगे तो भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged, the value of the determinant is changed in sign only. अपन मैट्रिक्स में किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे जब इनवर्स निकाल रहे होते थे, और दोनों जगह पे सेम चीज करते थे, हमें उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होता था। यहाँ पे क्या होगा गाइस, क्योंकि हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे, तो अगर आप किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो अपने बीच में, तो उसके कारण ना डिटर्मिनेंट के वैल्यू में बस एक माइनस का साइन आ जाएगा। तो मान लो कि पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमने रखा 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 - 6 सॉरी 4 - 6 हो गया -2। और अगर हम लोग किन्हीं दो रोज को यहाँ पे, अच्छा ये तो एक्चुअली किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 3 4 को ऊपर लिख दिया और 1 2 को नीचे लिख दिया। ठीक है, 3 4 को ऊपर लिख दिया, 1 2 को नीचे लिख दिया, करो तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कितना आ रहा है, 3 × 2 6 माइनस 1 × 4 4, तो 6 - 4 कितना हुआ गाइस, 6 - 4 2 हुआ। आप देखो ऊपर वाला और नीचे वाला मैट्रिक्स में क्या अंतर है, ऊपर वाले और नीचे वाले में बस इतना ही अंतर है कि हमने दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया था, तो उससे डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट देख रहे हो क्या, पहले -2 था तो अब कितना हो गया, +2 हो गया। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये बस यही कह रहा है कि अगर आप किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को अपने बीच में इंटरचेंज कर देते हो तो उससे खाली डिटर्मिनेंट नेगेटिव होता है,
जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे, इस एग्जांपल में किसको इंटरचेंज किया इन्होंने, हाँ तो इन्होंने ये वाला और ये वाला रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया। देखिए रो 2 को ऊपर लिख दिया है एंड रो 1 को नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो रो 3 वहीं पे है, बस रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है। इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का नाम D1 दिया है और इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का नाम D2 दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आपका D2 क्या हो जाएगा, D2 will be equal to minus of D1. D2 will be equal to minus of D1. Is this clear? No others, ट्रांसपोज तो है ही नहीं ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में हम सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, 3 रोज है तो उनको 3 कॉलम बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप किसी 2 रोज को, किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स को अपने बीच में इंटरचेंज कर रहे हो। नोटिस करो आदर्श, क्या यहाँ पे ट्रांसपोज लिया हम लोगों ने, लिया क्या? अगर यहाँ ट्रांसपोज लेते तो 1 2 जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाना था ना। तो डोंट कंफ्यूज इट विद ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसपोज से लेना देना यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 3, लेट lambda be a scalar, then lambda times of determinant A is obtained by multiplying any one row or any one column of determinant A by lambda. तो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर हम उस मैट्रिक्स में एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहले करते थे मैट्रिक्स में, अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई करते थे तो अंदर का हर एक एलिमेंट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वो पूरे एलिमेंट में नहीं जाता, सारे एलिमेंट में नहीं जाता, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखो, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है D, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब अगर हम इसके पहले रो को, अगर हम इसके पहले रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए K, तो अब ये ई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा ना, ये ई मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, इसको ये भी कह सकते हो, हाँ K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। आकाश पूछे सर ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते, बट इसमें तो हो रहा है, जो नहीं होगा। अरे आकाश, सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी नंबर 2 ट्रांसपोज के ऊपर है ही नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रांसपोज के ऊपर है यार। ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 A1 B2 C3, यहां देखो A1 B2 C3, देखो यहां चेंज नहीं हुआ डायगोनल एलिमेंट्स, वो कह रहा है ट्रांसपोज। दूसरा वाला क्या कह रहा है, अगर 3 रो है, आप उसमें से किन्हीं 2 रोज को इंटरचेंज करो। ट्रांसपोज में तो रो को कॉलम बना देते थे हम लोग, रो को कॉलम बना देते थे, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कर रहे हो, रो 1 को रो 1 की जगह, रो 2 की जगह लिख दिया और रो 2 को रो 1 की जगह लिख दिया, तो वो थोड़ी ना ट्रांसपोज होगा। हाँ सिद्धांत कह रहे सर अगर K फर्स्ट और सेकंड दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ओके बता रहा हूं अभी सिद्धांत। गाइस यहाँ पे क्या चीज देखने को मिला है कि अगर हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू पुराने डिटर्मिनेंट का उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ये D का ये निकाल रहे थे, अब अगर हम रो 1 को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रो 2 को भी K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में सिद्धांत डिटर्मिनेंट ऑफ न्यू मैट्रिक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू K स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स होगा। एम आई क्लियर? क्योंकि क्या रहता है लॉजिक, एक रो में से एक कांस्टेंट बाहर निकला, दूसरे रो में से दूसरा कांस्टेंट बाहर निकला, तो K इंटू K स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लो एक जगह पे K रखा था, मतलब पहला रो को K से मल्टीप्लाई किया था, अगले रो को M से मल्टीप्लाई किया था, तो उस केस में ये K इंटू M बन जाता।
k इंटू एम बन जाता। ठीक है, एग्जैक्टली कोई दिक्कत यहां तक किसी को? पहला था ट्रांसपोज के ऊपर डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, दूसरा था किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो डिटर्मिनेंट में बस माइनस का साइन आ जाता है। तीसरा कह रहा है कि अगर आप कोई एक रो को या किसी एक कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपका जो नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो स्केलर इनटू पुराना डिटर्मिनेंट का वैल्यू के बराबर होगा। सेम डिवाइड के केस में भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन तो एक ही चीज है। तो मान लो कि आपने रो 1 को एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपने रो 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 1/5 से मल्टीप्लाई करना हुआ। तो अगर हम रो 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका न्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, न्यू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स। ओके ओके सिद्धांत। आदर्श कह रहा है कि सर एट अ टाइम रो एंड कॉलम दोनों में स्केलर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो यहाँ पे, बस इतना ही ध्यान रखना कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वो दोनों चीजों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप देखो ये अच्छा चीज पूछा है, ये हो गया नंबर 1 मान लो, ये हो गया नंबर 2। अब लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, हमने रो 1 को मान लो, रो 1 को आपने क्या लिखा है रोलम रो 1 को मल्टीप्लाई किया हमने k से एंड कॉलम लेट से कोई भी कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया हमने m से। तो अब आपके पास जो नया डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे, नया मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे दैट विल बी k इंटू m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, उस टाइम कैसे डिनोट करेंगे? डिनोशन में बस आप ये कर लोगे ना, उसको बाहर निकालोगे, वैल्यू को बाहर निकाल लोगे। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि आपके यहाँ पे ऐसा था कि के ए के बी के सी, ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल था लेट्स से एम एन, यहाँ पे नॉर्मल मान लो पी क्यू था, ठीक है, और यहाँ पे डी ई लिखा हुआ था। अब डी ई जो है वो एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम डी के डैश कर देता हूँ अभी, ठीक है, के डैश डी एंड के डैश ई। लेकिन वो के डैश यहाँ पे भी आ जाएगा, वो के डैश यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, पहला रो से जब के निकालोगे ना, पहला रो से जब के निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा, यहाँ पे के डैश इंटू बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा। ये ऐसे रहने वाला है। फिर अगले स्टेप में आदर्श के डैश को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ अंजन देखो लिखा ना मैंने, ये के भी लिखा है, के डैश भी लिखा हुआ है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये सबको, सबके मन में जो छोटे मोटे डाउट्स आएंगे वो सबको ये क्लियर कर दिया होगा। आनंद ये वाला नहीं समझो, ये क्या है आनंद, कि मान लो आपने एक ही टाइम पे एक रो को किसी से मल्टीप्लाई किया और एक कॉलम को किसी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उस नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, उस नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि आप क्या कीजिएगा, आप पहले एक रो से मल्टीपल स्केलर को बाहर निकाल लो। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे रो 1 से मैंने k को बाहर निकाल लिया, रो 1 से मैंने k को बाहर निकाला हुआ। फिर क्या किया करोगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में यहाँ जो दिख रहा है कॉलम में k डैश दिख रहा है ना, तो उस k डैश को भी बाहर निकाल लोगे, k डैश को बाहर निकाल लोगे। तो अब आपके पास a b c m d p एंड n e q आ गया। ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो अब आपका नया मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका पुराने मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, k भी मल्टीप्लाई होगा और k डैश भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक।
दिव्या थर्ड वाला ही तो कह रहा हूं, थर्ड वाले में है कि आपने एक ही टाइम पे, लेट्स से यहां लिखता हूं मैं, मान लीजिए कि ओरिजिनल मैट्रिक्स या ओल्ड मैट्रिक्स लिखता हूं, ओल्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू ABC MDP एंड NEQ है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना था। अब आदर्श ने क्या किया, आदर्श ने रो 1 को भी K से मल्टीप्लाई किया है और कॉलम 2 को M से मल्टीप्लाई किया है। तो जब आप रो 1 को K से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जो ABC लिखा हुआ है उसके साथ K आ जाएगा, तो KA KB KC आएगा। लेकिन साथ ही साथ कॉलम 2 को हम K डैश से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यार ये एक्चुअली में ये यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, और ठीक है ये फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे हम यहाँ लिख देता हूँ, रो 1 को मल्टीप्लाई किया हम लोग K से एंड कॉलम 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं K डैश से, ठीक है दिव्या। तो रो 1 में A B C था, 3 एलिमेंट था, K से मल्टीप्लाई किए तो KA KB KC बन गया वो एलिमेंट। फिर आप कॉलम 2 को K डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कॉलम 2 को K डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो जो KB था वो भी K डैश से मल्टीप्लाई होगा। फिर नीचे जो D था, ये देखो अगर आप कॉलम 2 के एलिमेंट्स को देखोगे तो वो है BDE, तो अभी वो सारे के सारे K डैश से मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन B के केस में क्या था, वो अब KB बन चुका था, तो KB के साथ एक K डैश मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये आपका आया नया मैट्रिक्स, ये मेरे पास आया नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये ओल्ड मैट्रिक्स था, ये मेरा नया मैट्रिक्स है। ये नया मैट्रिक्स का हम कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उसके कारण उसका डिटर्मिनेंट भी उतना ही गुना हो जाएगा। और उसको मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, मैं ये जो k जो अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ था उसको मैं बाहर निकाल लिया। तो रो 1 से मैंने k को बाहर निकाल लिया, तो रो 1 पहले क्या था, KA इंटू K था, फिर KB इंटू K डैश था और KC था, तो K बाहर निकल चुका है। तो यहाँ बचा A, यहाँ बचा K डैश B, यहाँ बचा C, ठीक है। फिर आते हैं कॉलम 2 पे। अगले स्टेप में कॉलम 2 से आप क्या करोगे, K डैश को भी बाहर निकालोगे। तो कॉलम 2 से जब K डैश को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, B बचेगा, D बचेगा, E बचेगा। तो ये जो मैट्रिक्स बचा है, ठीक है, K इंटू K डैश के साथ जो दिख रहा है अभी, और जो आपको ओल्ड मैट्रिक्स दिख रहा है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या देखने को मिला कि जो नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो इन दोनों स्केलर्स के को मल्टीप्लाई करके, पुराने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है। तो दिस इज लाइक न्यू मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू K डैश इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ओल्ड मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर? अब ठीक है। ओके गाइज, मुझे ना क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 9:50 एंड वी हैव अनदर सेशन। तो एक बार थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। हाँ आकाश बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे आप लास्ट स्टेप में K इंटू K डैश उसके बाद मैट्रिक्स लिखे हैं, हाँ तो सर मतलब वो मालूम कैसे चलेगा कि K इंटू K डैश किस रो में मल्टीप्लाई हुआ है या किस कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ है? आप ये कह सकते हो, टेकिंग के ब्रैकेट में लिख देना, बोर्ड्स का क्वेश्चन होगा तो ब्रैकेट में लिख देना टेकिंग K डैश फ्रॉम कॉलम 2, टेकिंग K डैश फ्रॉम कॉलम 2 कर देना ना, समझ रहे हो। जैसे अगर एक क्वेश्चन पे चले, एक बार मैं आपके एनसीईआरटी पे चलता हूँ थोड़ा सा। ये देखो,
इस लाइन को देख रहे हो? टेकिंग फैक्टर्स b माइनस a एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम r2 एंड r3 रेस्पेक्टिवली। अगर आप रो 2 को देखोगे आकाश, तो रो 2 में पहला एलिमेंट 0 है, अगला एलिमेंट b माइनस a है। एक मिनट यार, हाँ, अगला एलिमेंट b माइनस a है और अगला एलिमेंट c इंटू a माइनस b है। तो c इंटू a माइनस b में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस c इंटू b माइनस a ही रहने वाला है। तो ये यही बस आपको लिख देना होगा वहां पे। तो देखिए b माइनस a को बाहर निकाल दिया तो 0 के जगह तो 0 ही रहेगा, ये b माइनस a के जगह पे 1 बचेगा और इस c के जगह पे माइनस c बचेगा। क्लियर है क्या आकाश ये चीज? Yes. ठीक है, ओके। सो गाइज आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। आपको अभी फिलहाल जो होमवर्क करना है दैट विल बी एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.4। साथ ही में आई एम प्लानिंग टू कीप जो भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं ना, उसके अपने मॉड्यूल और आर डी शर्मा के डाउट्स के लिए मैं कल का वो रखूंगा। कल शाम को लगभग 4-5 बजे का सेशन रखूंगा। तो मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल देता हूँ साथ ही साथ, और प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हो सकता है आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी थोड़ी सी रिज्यूम हो जाए। नीलम सर हैज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर वो कंप्लीटली फाइन हो जाने चाहिए। एटलीस्ट मेरे ख्याल से वो शाम की क्लासेस नहीं लेंगे बट आपकी कुछ क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के दिन और कल के दिन कोशिश करो थोड़ा मैथ्स पे ज़्यादा टाइम देने के लिए, एंड वी विल ट्राई दैट नेक्स्ट वीक में हम डिटर्मिनेंट्स को खत्म कर दें। नेक्स्ट वीक में डिटर्मिनेंट्स को पूरा खत्म करने का टारगेट रहेगा। ठीक है, वही टेस्ट कराने जाना है सिद्धांत। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।